हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके 2021 से लेकर के 2010 तक के बीच में पूछे गए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो हम लोग डेली दोस्तों इसी तरीके से सुबह के 8 बजे क्लासेज आप सभी को मिलती है। तो डेली आप सभी लोग बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट 8 बजे जुड़े, है ना, डेली 8 बजे जुड़े और क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं सर, तो आप ये प्रत्येक क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग पर जा करके ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी दे दिया जाता है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थियों के पास, ताकि वो लोग भी पॉलिटेक्निक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सके, कैसा कैसा आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। क्या है ना, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है सर? जो भी क्षार धातुएं होती है दोस्तों, उसका गलनांक क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के बीच में बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। कहिए एक तरह से, है ना, कोई निश्चित क्रम प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? परमाणु भार अगर बढ़ता है दोस्तों तो क्वथनांक घटता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, क्षार धातुओं का देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया गया। सॉल्यूशन क्या है सर? क्षार धातुओं का आकार जैसे जैसे बड़ा होता है, इनमें अंतराधात्विक बंध, है ना, अंतराण्विक बल कमज़ोर हो जाता है ना, इनके क्वथनांक व गलनांक कम होते हैं। अतः आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार या परमाणु भार बढ़ने के कारण क्वथनांक व गलनांक घटते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, अगर क्वथनांक है तो भी घटता है, अगर गलनांक है तो भी घटता है, तो दोनों ही घटता है। याद रखिएगा, कब? जब परमाणु भार का आकार बढ़ेगा या परमाणु भार बढ़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सभी लोग बता सकते हैं। दूसरा नंबर आप सभी के बीच में है, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है ना। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक परमाणु है, कोई भी एक, है ना, तत्व है जिसका वो एक्स तत्व है ना, जिसका परमाणु संख्या कितना है? 55 है। परमाणु संख्या कितना है? 55, एटॉमिक नंबर 55 है। तो वह आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में लाई करेगा, किस ब्लॉक में मिलेगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जिसका अंतिम कक्षक इस कक्षक में आता है तो इस ब्लॉक में होगा। यानी कहने का मतलब 55 को हम क्या करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, और जो भी लास्ट में आएगा, इस ब्लॉक आएगा तो इस ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर पी ब्लॉक आएगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट, अगर डी ब्लॉक आएगा तो डी ब्लॉक का, और एफ ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक का। देखिए हमने यहाँ पे तोड़ दिया, देखिए, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और फिर क्या है 5p6 और लास्ट में हमारा आ जाता है दोस्तों 6s1। तो यहाँ पे ये किसका ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक का हो गया एलिमेंट। ठीक है, देखिए लिख दिया गया, अंतिम में एस कक्षक में जाता है, अतः यह एस ब्लॉक का तत्व है। अगर यहीं पे अगर डी आ जाता, अगला तो डी ही आना था, अगर डी आ जाता तो यह डी ब्लॉक का तत्व हो जाता। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी के बीच में कहता है, हाइड्रोजन अयस्क का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रोजन ग्रुप का अयस्क कौन सा उदाहरण है दोस्तों? गैलेना, बॉक्साइट, सेनेबार या क्रायोलाइट? तो आंसर तो आप सभी को दिख ही रहा है, क्रायोलाइट सर। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3Alf6। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा सर। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आ जाएगा क्रायोलाइट से कि बताइए एल्युमिनियम का बॉक्साइट कौन है? तो याद रखिएगा, ये एल्युमिनियम का भी है क्रायोलाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों अगर बात करें, है ना, बॉक्साइड का भी बॉक्साइड क्या है? बॉक्साइड ऑक्साइड अयस्क है ना। ये तो भाई क्रायोलाइट के बारे में बात किया। गैलेना तथा क्या है? सीनेबार सल्फाइड अयस्क है। गैलेना तथा सीनेबार क्या है दोस्तों? एक सल्फाइड अयस्क है। और सीनेबार किसका
अयस्क सर, तो Hg का आप लोग पारा के नाम से जानते हैं, उसका दोस्तों इसका दूसरा नाम पारद होता है। यह कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये हमारा किसका अयस्क है, ये हमारा लेड का अयस्क है, जिसको हम लोग पीवी कहते हैं सर, सीसा जिसको कहते हैं, यह लेड का अयस्क है। ठीक है, ये सल्फाइड है, सल्फाइड क्योंकि इसमें सल्फर मिक्स है सर, तो इसीलिए सल्फाइड अयस्क भी बोल सकते हैं। चलिए मेनली आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है दोस्तों, दूध क्या है सर, दूध एक कैसा है, तो जल में परिक्षिप्त वसा है, या वसा में परिक्षिप्त वसा है, या तेल में परिक्षिप्त वसा है, या जल में परिक्षिप्त तेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध एक क्या है, कोलाइडी विलयन है। ध्यान रखिएगा, दूध एक क्या है, कोलाइडी विलयन है, जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था वसा और परिक्षेपण माध्यम जल होता है। यानी कह सकते हैं इसका आंसर क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, परिक्षिप्त अवस्था कौन है, जल है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, परिक्षिप्त, जल में परिक्षिप्त तेल, तेल तो है नहीं, वसा न है, तो यहाँ पे किधर गया, ऑप्शन नंबर ए, जल में परिक्षिप्त वसा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, परिक्षिप्त वसा क्या है, जल है, और परिक्षेपण माध्यम जल है, और परिक्षिप्त वसा है। तो यहाँ पे जल में परिक्षिप्त वसा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूध क्या है, जल में परिक्षिप्त वसा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है ना। कौन सा ऐसा यौगिक है दोस्तों जो कि द्रव अवस्था में रहेगा तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सभी विद्यार्थी को पता है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे चल रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत शानदार। तो दोस्तों नाइट्रोजन है ना, क्या है, फ्लोरीन ना, और ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध के साथ बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख जाएगा, कार्बन वाला ना, इसके साथ तो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो डी हो जाएगा। बाकी एफ के साथ बन ही रहा है, ओ के साथ बन ही रहा है ना, और एन के साथ बन ही रहा है। देखिए लिख दिया के साथ बनता है, बाकी बचा C6H6 द्रवित अवस्था में नहीं बनेगा, सॉलिड अवस्था में बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, संकरण में होता है सर इलेक्ट्रॉन का युग्म का योग, या परमाणु कक्षकों का योग, इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन, या कक्षकों का विघटन। तो क्या होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, जब 2 या 2 से अधिक समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक मिल करके समान ऊर्जा तथा सदृश्य है ना दृश्य आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रम को परमाणु कक्षक का संकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके सभी विद्यार्थी इसका आंसर बता दीजिए, है ना। चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी वाले स्टूडेंट्स का सही है। बी होगा ना, हाँ जी बी होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु कक्षकों का योग, साफ साफ यहाँ पे लिखे हुए हैं परमाणु कक्षक। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा। सर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, साझा करता है, तब जा कर के बॉन्ड बनता है ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, धातु M के फॉस्फेट का सूत्र MP4 है, इसके नाइट्रेट का क्या सूत्र होगा। इसका नाइट्रेट का सूत्र पूछ रहा है सर, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, MnO3 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है, +3 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख करके बताइए, परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की। यानी कह सकते हैं सर परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की, चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या न्यूटन।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने दोस्तों नाभिक का खोज किया था, है ना, नाभिक का खोज किया था। और नाभिक पॉजिटिव होता है, यानी नाभिक के अंदर ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक साहब ने किया था, है ना। न्यूटन साहब ने तो बल का खोज और ग्रेविटी का खोज किया था। और जे जे टॉमसन ने क्या किसका खोज किया था, याद रखिएगा, है ना। जे जे टॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का सर। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका खोज आर.ए. मिल्कन ने किया था। किसने किया था, आर.ए. मिल्कन ने, कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज तो सर रदरफोर्ड में ही नहीं कर दिया था। और ये उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, जो चैडविक ने ही कर दिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज केवल जे जे टॉमसन ने किया, उस पर चार्जेस आर.ए. मिल्कन ने किया था, प्रयोग किया था सर। देख लीजिए, प्रोटॉन का खोज 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा गोल्डस्टीन के साथ मिलकर किया गया था। आपसे कभी कभी गोल्डस्टीन भी ऑप्शन में रहेगा, तो गोल्डस्टीन को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है ना। न्यूट्रॉन किसके तत्व में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर तो सभी विद्यार्थियों को पता है। हाँ जी, हाइड्रोजन में एक होता है सर इसमें, तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या, परमाणु भार लगभग समान है, इसीलिए दोस्तों एगो इलेक्ट्रॉन होता है और एगो प्रोटॉन होता है, और बाकी 2 तो होबे करता है ना, हाइड्रोजन इसका, है ना, लगभग समान होता है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाए दोस्तों, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। क्लोरीन, आणविक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर नीचे में लिख दिया गया है, किसके कारण होता है ना। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन देता है, जो पुनः जल से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। यहाँ नवजात ऑक्सीजन विरंजक का कारण बनता है। यह नवजात ऑक्सीजन क्या करता है दोस्तों, विरंजक का कारण बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे रिएक्शन भी मैंने दिखा दिया गया है, रिएक्शन भी आपको दिखा दिया गया है कैसे यहाँ पे होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सर, नवजात ऑक्सीजन ना, नवजात ऑक्सीजन ना, साफ यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए पहले क्या हुआ दोस्तों, इसको जल के साथ अभिक्रिया किया गया, फिर उसके बाद क्लोरीन को फिर जल के साथ अभिक्रिया किया गया, तो क्या बन गया, HCl बन गया, नवजात ऑक्सीजन बन गया। देखिए नवजात यानी कि सिंगल केवल ऑक्सीजन बना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दोस्तों, मार्स गैस में मुख्यतः होती है। मार्स गैस में मुख्यतः क्या होती है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, मार्स गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, और CO2 गैस की अल्प मात्रा में उपस्थित होती है। CO2 भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्टीकरण, ठीक है। एस्टीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा एस्टीकरण। जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उपस्थिति में क्या बन जाता है, एस्टर का निर्माण हो जाता है, और इस प्रक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिरके में उपस्थित अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। जल में 8% से 10% एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसका CH3COOH विलयन सिलिका कहलाता है, ठीक है। सिरका का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH3COOH, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, और लास्ट है दोस्तों आपके इस वीडियो सीरीज का, है ना, इस वीडियो का, A, B, C तथा D विलयनों का pH मान क्रमशः 11, 9, 5, 3.5 है 5 तथा 6.5 है। तो इनमें सर्वाधिक क्षारीय कौन सा होगा। सर्वाधिक क्षारीय सर, क्षार की बात की जा रही है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए pH मान के वृद्धि के साथ क्षारकता बढ़ती है, यानी जिसका pH मान सबसे अधिक होगा सर उसका क्षार अधिक होगा, और जिसका सबसे कम होगा वह सबसे अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक तो हमको लग रहा है 11 है सर, तो 11 यानी कि देखिए साफ साफ लिख दिया गया था आपके आंसर में, ऑप्शन नंबर
किसका हो जाएगा, ए का यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। ए का 11 होता है, 11 pH मान है, और जो कि सबसे अधिक है तो ये क्षारीय विलयन भी इसका सबसे अधिक होगा। अगर अम्लीय कह देता तो सर इसमें सबसे कम कौन था, 3.5, तो ये हमारा करेक्ट यानी कि सी वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता। अम्लीय की बात रहेगा तब, एसिडिक है ना, एसिड रहता तब सर, एसिड रहता तब, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को शानदार लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए दोस्तों, आप लोग है ना, पूरा फैलाइए, तब ना मजा आएगा। डेली लाइव क्लास में जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लगा।